दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान जीके प्रश्नोत्तर में। आज हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और दोस्तों, आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, या वीडियो, पटवार, पशुधन सहायक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 20 प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, यानी कि रिपीट होने वाले प्रश्नों को लिए गए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राजस्थान नाम का प्रयोग सबसे पहले कौन से चरण में किया गया था? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पहला चरण, ऑप्शन बी दूसरा चरण, ऑप्शन सी तीसरा चरण, और ऑप्शन दे पांचवा चरण। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। और उन चरणों के नाम क्या थे? इस प्रकार थे। देखो, पहला चरण क्या था? मत्स्य संघ। दूसरा क्या था? दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ। तीसरे चरण का क्या नाम था? तीसरे चरण का नाम था अपने संयुक्त राजस्थान। और चौथे चरण का नाम था वृत्त राजस्थान। क्या नाम था? वृत्त राजस्थान। पांचवें चरण का नाम संयुक्त वृत्त राजस्थान। छठा चरण राजस्थान। और सातवें चरण का भी राजस्थान था, पर उस समय राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था, तो उसे अपन ऐसे बोल सकते हैं, वर्तमान राजस्थान। तो राजस्थान का आप देखो, इन इन सातों चरणों में देखो, राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से चरण में हुआ था? तो अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दूसरे चरण में हुआ था। और जिस ऑप्शन में दूसरा चरण है, उसका वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन बे। दोस्तों, साथ साथ में आप अपने उत्तर काउंट भी करना, और वीडियो अंत में ये जरूर लिखना कि 20 में से आपके कितने परसेंट सही हुए। आप इसको एक टेस्ट पेपर के रूप में भी ले सकते हैं। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। किस समिति का गठन 21 मार्च 2022 को राजस्थान में नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन करने हेतु किया गया था? यानी कि जो राजस्थान में वर्तमान में नए जिले बने, उनकी आंकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए मोहनलाल समिति, ऑप्शन बी रामलुबाई समिति, ऑप्शन सी गहलोत समिति, और ऑप्शन दे हीरालाल समिति। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बे रामलुबाई समिति। दोस्तों, रामलुबाई समिति का गठन कब किया गया था? 21 मार्च 2022 को। और इस समिति के आधार पर कितने नए जिले बनाए थे? 19। और कितने संभाग बनाए थे? नए संभाग बनाए थे 3। और 19 जिले बनने के बाद राजस्थान में वर्तमान में कितने संख्या हो गई जिलों की? वर्तमान में कितने जिले हैं राजस्थान में? वर्तमान में 50 जिले। और अब संभागों की संख्या कितनी हो गई? 7 + 3 10 संभाग। यानी कि राजस्थान में वर्तमान में जिलों और संभागों की स्थिति क्या है? 50 तो जिले हैं और 10 संभाग है। और इन नए जिलों का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? रामलुबाई समिति। और रामलुबाई समिति का गठन कब किया गया था? 21 मार्च 2022 को। अब आते हैं अगले प्रश्न पर।
बहुत ही शानदार प्रश्न है। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़ के लिए सही जलवायु क्षेत्र की पहचान करें। यानी कि अपने को पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारा और झालावाड़ राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन बे शुष्क जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन से उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र और ऑप्शन दे अत्यंत आर्द्र जलवायु क्षेत्र। तो दोस्तों, राजस्थान को जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। दोस्तों, तब तक फैक्ट देखते हैं, तब तक आप इसका उत्तर सोचते हैं, देखते हैं आपका इसका उत्तर सही होता है या नहीं होता है। कौन कौन से हैं 5? देखो, पहला है शुष्क, दूसरा है अर्ध शुष्क, तीसरा है आर्द्र और तीसरा है उपाद्र, चौथा है आर्द्र और पांचवा है अति या अत्यंत आर्द्र। तो अपने को इस प्रश्न में पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारा और झालावाड़ किस क्षेत्र में आते हैं। तो ये पांचवा जो अपने लिखा है जलवायु क्षेत्र, इसमें आता है अति या अत्यंत आर्द्र में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे। और आप ये भी याद कर लेना कि जलवायु वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। चौथा प्रश्न, इसको आप इंपोर्टेंट लगा लें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने? अपने को पूछा गया है कि ये जो भू आकृति है तेल और प्राकृतिक गैस भंडार वाली, ये किस काल में बने? ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन बे क्रिटेशियस काल, ऑप्शन से टर्सरी काल और ऑप्शन दे प्लिस्टोसीन युग में। तो अपने को इसका उत्तर देना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन से टर्सरी काल। टर्सरी काल में क्या बने थे राजस्थान में? तेल व प्राकृतिक गैस भंडार। अपन देखें प्री कैम्ब्रियन काल। अगर प्री कैम्ब्रियन काल में देखें राजस्थान में कौन सी आकृति बनी थी? प्री कैम्ब्रियन काल में राजस्थान में बनी थी अरावली। अगर अपने को प्रश्न पूछ रहे कि अरावली किस युग की है, तो वो कौन से युग की होगी? प्री कैम्ब्रियन काल। और अपने को पूछ ले कि क्रिटेशियस काल की कौन सी आकृति है राजस्थान में, तो क्रिटेशियस काल की कौन सी है? हाड़ौती पठार। और अपने को ऊपर पूछ ले प्लिस्टोसीन युग की कौन सी राजस्थान में भू आकृति है, तो प्लिस्टोसीन की कौन सी है? एक तो पूर्वी मैदान और एक थार का मरुस्थल। दोस्तों, एक बार इसको ध्यानपूर्वक देख लें। आजकल भू आकृतियों से संबंधित काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो इनको जैसे प्री कैम्ब्रियन काल अरावली, क्रिटेशियस काल हाड़ौती पठार, टर्सरी काल तेल व प्राकृतिक भंडार और प्लिस्टोसीन पूर्वी मैदान और थार का मरुस्थल, इनको एक बार थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लें। ये कई बार आजकल एग्जामों में पूछा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? अपने को पूछा गया है कि गणगौर पर्व के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उनमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है गिंदोली। तो ये कौन थी गिंदोली? ऑप्शन ए राव सातल की पुत्री, ऑप्शन बे बहादुर शाह की पुत्री, ऑप्शन से अहमदाबाद सूबेदार महमूद बेग की पुत्री और ऑप्शन दे मालानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन से, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। दोस्तों गिंदोली, गिंदोली तो कौन थी? महमूद बेग की पुत्री। और इनकी एक प्रेम कथा का वर्णन होता है, और प्रेम कथा किसके साथ थी? जगमाल। और जगमाल किसके पुत्र थे? मालानी के शासक मल्लीनाथ के पुत्र थे। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि गणगौर के दौरान गाए जाने वाली गिंदोली की प्रेम कहानी किसके साथ थी? तो मालानी के शासक मल्लीनाथ के पुत्र के साथ थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ अपने को मेला और दिन दिया गया है, मेला, और एक तरफ अपने को तिथि दी गई है, और अपने को पूछा गया सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए बाणगंगा बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन से बाणेश्वर पूर्णिमा, और ऑप्शन से डिग्गी श्रावण अमावस्या, और ऑप्शन दे कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या। तो दोस्तों जब अब इनको हम देखते हैं तो कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को नहीं लगता है। यह कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे बाणगंगा बैसाख पूर्णिमा को लगता है। बाणेश्वर यह कब लगता है? माघ माह की पूर्णिमा को, तो यह भी सुमेलित है। और डिग्गीपुरी का मेला कब लगता है? श्रावण अमावस्या को, तो यह भी सुमेलित है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन दे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, सातवां प्रश्न, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? ऑप्शन ए शादी की परंपरा, ऑप्शन बे एक विशेष प्रकार का कर, ऑप्शन से बंधुआ मजदूरी प्रणाली, और ऑप्शन दे राजस्व संग्रह का प्रकार। दोस्तों अपने को पूछा गया है सागड़ी प्रथा क्या है? तो दोस्तों सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर प्रणाली है, यानी कि ऑप्शन से। दोस्तों सागड़ी प्रथा में क्या होता था? साहूकार क्या करता था? पैसे उधार देता था, और पैसे के बदले या तो उधारकर्ता को या उसके किसी परिवार के सदस्य को क्या रख लेता था? नौकर। तो इसी को क्या कहा जाता था? जो ये नौकर रखता था पैसे के बदले, इसको क्या कहा जाता था? सागड़ी प्रथा। और दोस्तों एक इसका उपनाम भी है, उपनाम। इसका उपनाम क्या है? हाली प्रथा। अगर अपने को पूछ ले कि सागड़ी प्रथा का उपनाम क्या है, तो सागड़ी प्रथा का उपनाम क्या होगा? हाली प्रथा। और इसका सही उत्तर ऑप्शन से बंधुआ मजदूरी प्रणाली। अगला प्रश्न, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बे प्रतिहार, ऑप्शन से गुहिल, और ऑप्शन दे परमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे परमार, यानी कि अथुर्णा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? परमारों ने। और ये स्थित कहां है? अगर पूछे, अपने को पूछे कि अथुर्णा के मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। और अगर पूछ ले कि अपने को ये किस भगवान को समर्पित है, तो किस भगवान को समर्पित है? शिव को समर्पित है। और सही उत्तर ऑप्शन दे परमार राजवंश। अगला प्रश्न, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। पहला कथन क्या है? तेजाजी खडनाल के रामकुमारी और तहारजी धोलिया जाट के पुत्र थे, तो यह भी कथन सही है। बे लाछा गोजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, तो यह भी सही है। तेजाजी लाछा गोजरी की गायों को बचाते हुए क्या हुए थे? शहीद। तो दोनों ही कथन
सही है। और दोनों कथन कौन से में आ रहे हैं? ऑप्शन से ए, सॉरी, ऑप्शन दे, ए और बे दोनों ही सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? अपने को पूछा गया है तत्ववाद्य यंत्र। और तत्ववाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? जिनमें तारों से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। किससे? तारों से ध्वनि। तो ऑप्शन ए बपंग, ऑप्शन बी मोरचंग, ऑप्शन से खड़ताल और ऑप्शन दे अलगोजा। तो अगर अलगोजा को देखें तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इसमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर। और खड़ताल में आपस में टकरा कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? गण वाद्य यंत्र। और मोरचंग, इसमें भी मुंह से फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो इसको भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र माना जाता है? सुशीर। और बपंग, बपंग में एक सिंगल तार होता है और डमरू जैसी आकृति होती है ऐसी, और उसमें से एक तार निकलता है, उसको लकड़ी के द्वारा हिलाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो इसमें तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए तत्वाद्य यंत्र। और दोस्तों, अगर बपंग के बारे में देखें तो ये मुख्यतः किस क्षेत्र में बजाया जाता है? मेवात। किस क्षेत्र में? मेवात। और जिला पूछे तो अलवर, मुख्यतः अलवर में। और अलवर में इनको मुख्यतः कौन बजाते हैं? कनफटे जोगी। अगर पूछ ले कन मेवात में या अलवर क्षेत्र में किन के द्वारा बपंग बजाया जाता है, बपंग वाद्य यंत्र, तो ये कनफटे जोगियों द्वारा बजाया जाता है। और कनफटे जोगियों की शरण स्थली या तीर्थ स्थली किसे कहा जाता है? भरथरी सरिस्का को। और अगर अपने को पूछ ले कि बपंग का प्रमुख वादक कौन है, तो बपंग का प्रमुख वादक कौन है? जहूर खां मेवाती। तो इस प्रकार बपंग बपंग कहां बजाया जाता है? मेवात, अलवर में। और कौन बजाता है मुख्यतः? ये किसका वाद्य यंत्र है? कनफटे जोगियों द्वारा। और कनफटे जोगियों की तीर्थ स्थल की किसे कहा जाता है? भर भरतरी सरिस्का, अलवर को। और इसका बपंग का मुख्य वादक कौन है? जहूर खां मेवाती। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट लगा ले। निम्नलिखित में से किस नदी को वरा या लासवारी नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रूपारेल, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन से साबरमती और ऑप्शन दे सोम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूपारेल। कौन सी नदी है? रूपा रेल नदी। अगर अपने को पूछे रूपारेल का उद्गम, उद्गम कहां से होता है? थानागाजी। और थानागाजी कहां है? अलवर में। और इसके कुछ उपनाम है। उपनाम क्या क्या है इसके? उपनाम, कई बार इसके उपनामों से प्रश्न आता है। तो दो तो यही दिए हुए हैं, वरा, लासवारी। कहीं पर यह भी मिलता है बारा और रूप नारायण। इसे रूप नारायण नदी भी कहा जाता है। और ये किस प्रकार की नदी है? तो ये अंतःप्रवाह, अंतःप्रवाह प्रकार की नदी है। और इसको देखते हैं कि भाई अंतःप्रवाह प्रकार की नदी विलुप्त कहां होती है? तो ये विलुप्त होती है कुशलपुर। और कुशलपुर कहां है? भरतपुर में। और अगर इसका अपन प्रवाह क्षेत्र देखें तो प्रवाह क्षेत्र कहां कहां पर है? देखो, पहले तो अलवर से निकलती है, तो क्या हो गया? अलवर। अलवर से ये कहां प्रवेश करती है? डींग। और डींग से
कहां जाती है? भरतपुर। और भरतपुर में क्या हो जाती है? विलुप्त। तो इसका राजस्थान के 3 जिलों में इसका प्रवाह है। कौन कौन से? अलवर, डींग, भरतपुर। और अपने को क्या पूछा था? वरा लासवरी किसका उपनाम है? तो रूपारेल का। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 12वां प्रश्न। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयपुर। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल संख्या कितनी है पूरे राजस्थान में? 4833। कितनी है इसकी जनसंख्या? 4833। यानी कि ये राजस्थान में इनके कथोड़ी जनजाति के लोगों की कुल संख्या ही 4833 है। और उनमें से 4833 में से ही 52% कहां रहती है? किस जिले में? उदयपुर में। और ये उदयपुर के साथ साथ में कुछ अन्य जिलों में भी पाई जाती है। कौन कौन से हैं देखो? एक तो हो गया अपने उदयपुर, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा बांसवाड़ा और चौथा झालावाड़। यानी कि ये लगभग 4 जिलों में, ये 4833 लोग हैं, ये 4 जिलों में है। देखो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। और अगर अपने को पूछ ले कथोड़ी जनजाति का मुख्य काम क्या है, तो ये क्या करते हैं? कत्था तैयार करते हैं। और कत्था तैयार करने वाली जनजाति होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कथोड़ी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बे उदयपुर। 13वां प्रश्न। राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र, भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है। यानी कि भाखड़ा नहर द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 21-22%, ऑप्शन बी 11-12%, ऑप्शन से 15-16% या ऑप्शन दे 18-19%। अपने को पूछा गया है भाखड़ा नहर से। तो दोस्तों पहले देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी देखते हैं? भाखड़ा नागल परियोजना। इसका एक कई बार प्रश्न बनता है कि कितने राज्यों की है? तो ये मुख्यतः कितने राज्यों की है? 4 राज्यों, 4 राज्यों की। यानी कि मुख्यतः 4 राज्यों की परियोजना है। देखो पहला हो गया पंजाब, दूसरा पंजाब के पास ही हरियाणा, तीसरा हिमाचल और चौथा हो गया राजस्थान। चौथा कौन सा हो गया? राजस्थान। परंतु इसकी सिंचाई, इस परियोजना से सिंचाई 3 ही राज्यों में होती है। कौन कौन से राज्य? देखो सिंचाई देखें तो सिंचाई कितने राज्यों में होती है? 3 राज्यों में। और ये 3 राज्य कौन कौन से है? देखो पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है राजस्थान। और इसी में से राजस्थान को कितना हिस्सा प्राप्त होता है? इसी में से राजस्थान को 15.2% हिस्सा सिंचाई का प्राप्त होता है। तो 15 कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन से में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से। और दोस्तों एक ये ध्यान रखना कि ये परियोजना है तो 4 राज्यों की, परंतु सिंचाई इससे 3 राज्यों में होती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश को इसका विद्युत प्राप्त होता है। जो भी अपने इनके इस परियोजना से जो विद्युत प्राप्त होती है उसका हिस्सा हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होता है, नहीं कि सिंचाई का। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न। कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी भीलवाड़ा में, ऑप्शन से अलवर में,
और ऑप्शन दे अजमेर में। दोस्तों 14% बहुत ही आसान प्रश्न, इसका किस किस को उत्तर नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में लिखे। मेरे हिसाब से लगभग सभी को उत्तर आता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बीकानेर में। और ये कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है बीकानेर में? कब बढ़ता है मेला? कार्तिक पूर्णिमा को। अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और देखें तो ये कोलायत का मेला बीकानेर का, बीकानेर का सबसे बड़ा मेला है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, 15वां प्रश्न। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए नरोत्तम स्वामी, ऑप्शन बी दयाल दास, ऑप्शन सी मुणोत नयन सिंह और ऑप्शन दे बांकी दास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दयाल दास। यानी कि देश दर्पण की रचना किसने की थी? दयाल दास ने। और अपने को पूछ ले कि देश दर्पण में किस चीज का वर्णन है, तो किसका वर्णन है? बीकानेर राज्य के इतिहास का। यानी कि दयाल दास द्वारा कृत रचना देश दर्पण में बीकानेर राज्य के राजवंश के इतिहास का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दयाल दास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अपने को एक तरफ उद्योग दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या दी गई है? सूची। तो पहला उद्योग कौन सा है? राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स। ये कौन सी मिल है? राजस्थान कोऑपरेटिव सूती वस्त्र कताई मिल। तो दोस्तों ये कहां पर है? ये है गुलाबपुरा। और गुलाबपुरा कहां है? भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में। दूसरा क्या है? वोरस्टेड स्पिनिंग मिल, यह कहां पर है? चूरू में। और श्री सीमेंट का कारखाना कहां है? उदयपुर में, नहीं सॉरी ब्यावर में। श्री सीमेंट का कारखाना कहां है? ब्यावर में। और अगला दिया गया है जेकेट टायर्स, ये कहां पर है? टायर ट्यूब का कारखाना कांकरोली। और कांकरोली कहां है? राजसमंद में। तो अब देखते हैं इसका किस प्रकार होता है। देखो ए के साथ क्या आ रहा है? 4, बी के साथ 2, सी के साथ ए और डी के साथ 3। तो जिसमें 4, देखो 4, 2, 1 और 3 होगा, वही इसका सही उत्तर होगा। तो इसका कौन सा सही उत्तर आ रहा है? ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको मिलान करना है तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार आप पुनः मिलान कर ले। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आगे एग्जाम में भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसको पॉज करके आप अगर मिलान करना चाहो तो मिलान कर लो। अब आते हैं अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित है? अपने को पूछा गया सही सुमेलित। तो गेहूं, और गेहूं दिया गया आगे गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा बारा। दूसरा दिया गया मक्का सीकर, जालोर और धौलपुर। और आगे दिया गया बाजरा कहाँ है? अलवर, बाड़मेर और जयपुर। आगे दिया गया कपास धौलपुर, जालोर और प्रतापगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से, यानी कि बाजरा, खरीफ की फसल बाजरा, और कहां पर है? अलवर, बाड़मेर और जयपुर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से। अब आते हैं 18वें प्रश्न पर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें। 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? अपने को पूछा गया है कि 2019 की पशुगणना के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में है?
अपने को बताना है राजस्थान में कुल कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों पहले तो देखते हैं 2019 की पशु गणना। अगर अपने को पूछे कि ये कौन सी पशु गणना है, तो ये कौन सी पशु गणना होगी? 2019 वाली 20वीं पशु गणना। ऐसा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो 2019 में पशु गणना हुई वो क्रम के आधार पर कौन सी पशु गणना है, तो 20वीं। और ये पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 5 वर्षों के अंतराल पर। 5 वर्षों के अंतराल पर, यानी कि 5 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो जैसे ये 20वीं है तो 21वीं कब होगी? जैसे 21वीं पशु गणना, 21वीं पशु गणना कब होगी? 2024 में। और 2024 में किस मंथ में होगी? दिसंबर में। और 2019 की पशु गणना के आधार पर राजस्थान में कुल कितने पशु है? 56.8 मिलियन पशुधन है राजस्थान में। कितने हैं? 56.8 मिलियन पशुधन। और ये भारत के कुल पशुओं का कितना प्रतिशत है? तो ये 10.60% है। और 10.60% कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 19वां प्रश्न, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है? यानी कि भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कुल किसी जिले के प्रतिशत क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर अपने वनावरण है, उसके हिसाब से द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है। तो इस अपने प्रतिशत के हिसाब पर जिलों के क्रम इस प्रकार है। देखो पहला हो गया उदयपुर, और उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर है वनावरण? 23.49%। अपना दूसरा हो गया, देखो दूसरा है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वनावरण है? 23.24%। इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और अपने हो गया तीसरा, तीसरा कौन सा है? सिरोही, और सिरोही के कितने प्रतिशत पर है? 17.49% पर। और चौथा कौन सा हो गया अपने? करौली, और करौली के कितने क्षेत्र पर है वनावरण? 15.28% पर। और पांचवा कौन सा हो गया अपने? 12, और 12 के कुल कितने पर है? 14.45% पर। तो अपने को पूछा गया है दूसरा स्थान, और दूसरा स्थान किसका आ रहा है? अपने ऑप्शन ए प्रतापगढ़। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतापगढ़। और दोस्तों इनका क्रम भी याद कर लेना, कई बार इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और 12। अब आते हैं 20वें प्रश्न पर और अंतिम प्रश्न पर। नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। ऑप्शन है चंद्र, ऑप्शन बे सूर्य, ऑप्शन से अग्नि, और ऑप्शन दे ब्राह्मणों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बे ब्राह्मणों से। दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति से एक सूर्यवंशी सिद्धांत है। सूर्यवंशी सिद्धांत यानी कि इनकी उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई थी। और दोस्तों इसके समर्थक हुए थे, कई बार इनका समर्थक पूछा जाता है कि सूर्यवंश से। तो देखो एक तो हुए थे जयानक, जयानक, और दूसरे कौन हुए थे? नयनचंद्र सूरी। और नयनचंद्र सूरी ने किस ग्रंथ में इनको सूर्यवंशी बताया था? हमीर महाकाव्य।
हम्मीर महाकाव्य में राजपूतों को सूर्यवंशी बताया था, और जयानक ने किसने बताया था? पृथ्वीराज विजय। जयानक ने एक पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था, उसमें यह बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई थी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बे, सूर्यवंश। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अब कि 20 में से आपके कितने परसेंट सही हुए हैं। लगभग आपके 15 से 16% सही हो रहे हैं, तो मतलब आपकी राजस्थान जीके की काफी अच्छी तैयारी। और दोस्तों इस चैनल पर हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और एग्जामों में रिपीट हुए हैं, उन प्रश्नों को लाते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लगभग वीक के 3 या 4 वीडियो जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले, और जो अभी वर्तमान में जो रिपीट हुए हैं ना, ज्यादा पुराने नहीं, जैसे 2020 से लेकर 24 तक के हम इस यहाँ पर प्रश्न लेके आ रहे हैं। यानी कि इसमें जीके भी नवीनतम जीके हैं लगभग। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।